गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप ऐसी पुस्तक जो विश्व का ज्ञान देती है, जिस किताब का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना तो भूलेगा नहीं, लेकिन जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बेल बजनी चाहिए ताकि आपके ज्ञान की घंटी भी बज सके। चलिए बात कर लेते हैं आपका अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 में पहला भाग आप तक जो है पहुंच चुका है, और उस पहले भाग को कितने अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, उसके संदर्भ में ही आज हम बात करने वाले हैं। रिक्तस्थान के जरिए जानते हैं कि आपने अच्छे से सुना और मैंने अच्छे से पढ़ाया, उसी का एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला रिक्तस्थान ये रहा, वह देश जिसने भारत को लगभग 200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, उस देश का वर्तमान नाम आज क्या है? उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। दूसरा ये रहा, इटली डैश महाद्वीप में पड़ने वाला एक धनी देश है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? इटली बताया था ना, सबसे धनी राष्ट्र जिस महाद्वीप में, और वो है यूरोप। बिल्कुल ठीक कहा। जिसकी राजधानी का नाम क्या है? इटली की राजधानी का नाम रोम। बिल्कुल कहा। रोम में ही एक छोटी सी वेटिकन सिटी है, जहां पर कौन रहते हैं? पोप रहते हैं, धर्मगुरु रहते हैं। तीसरा ये रहा, पुनर्जागरण का अंग्रेजी रूप रेनेसांस कहा जाता है, जो कि मूल रूप से किस भाषा का शब्द जो है रेनेसां, कौन सी भाषा से लिया गया? वो है फ्रांसीसी, और जिसका अर्थ होता है फिर से जागना या पुनः जागना। क्लियर हो गया। फिर चौथा ये रहा, 11वीं शताब्दी के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य तक डैश मत के पवित्र स्थान। ऐसा कौन सा मत था? हमने पढ़ा ना, कौन सा मत था? ईसाई मत, जो सबसे बड़ा धर्म उभर कर सामने आया आज वर्तमान में, उसकी ही पवित्र स्थान था, जिसको प्राप्त करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच में जो है युद्ध लड़े गए। कौन सा पवित्र स्थान है? याद कीजिए, और वो था जेरूसलम। बिल्कुल सही कहा, जेरूसलम। और इस युद्ध जो लड़े गए, उन्हें डैश युद्ध के नाम से, क्या युद्ध कहा जाता है? बिल्कुल धर्म के नाम पर लड़े गए, उसका जाता है धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। पांचवा यह रहा, धर्म युद्ध के माध्यम से ही यूनान के जो वैज्ञानिक थे, उनके जो ग्रंथ थे, अरबी अंक था, बीज गणित था, नवीन दिग्दर्शक यंत्र था जो गाइड करता था, और डैश पश्चिम से यूरोप में आए थे। खासतौर पे ये जो यहाँ रिक्तस्थान है, ये इजाद किया गया था चाइना में, याद रखना। और ये था कागज। बिल्कुल सही कहा आपने, कागज। अब छठा ये रहा, चर्च डैश लेने को पाप मानता था। क्या लेने में? याद कीजिए, सूद लेने में। बिल्कुल ठीक कहा, सूद लेने को पाप मानता था। लेकिन जो व्यापारी वर्ग था, उसने सूद को व्यापार के लिए उन्नति का मार्ग बताया, इसलिए जो इसको पाप मानते थे, कौन? चर्च, उनका उन्होंने विरोध किया। तो चर्च का उन्होंने विरोध किया। फिर सातवां ये रहा, डैश ईस्वी में जर्मनी के जोहानेस गुटेनबर्ग, याद रखना, जोहानेस गुटेनबर्ग कब बताना है? 1455 ईस्वी में एक मशीन बनाई थी, जिसे कहा गया टाइपिंग मशीन। 1455 ईस्वी में, और टाइपिंग मशीन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? जोहानेस गुटेनबर्ग। याद रखना, पहली टाइप मशीन का आविष्कार किया गया। आठवां ये रहा, विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन ने डैश में ब्रिटेन में डैश स्थापित किया। क्या किया उसने भी? 1477 इसमें ब्रिटेन उसने छापा खाना स्थापित किया था, याद करना, इसी से प्रेरित होकर। और नौवां ये रहा, 1453 ईस्वी में डैश ने पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बाइजेंटाइन कहा जाता था, उसकी जो राजधानी थी, डैश पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था भाई? वो थे तुर्क। याद रखना, तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन की राजधानी, जिसका नाम रखा गया था कस्तूनिया, उस पर अधिकार जो है कर लिया गया था 1453 ईस्वी में। और इस प्रकार से जो लोग पश्चिमी एशिया के साथ जो है यूरोप से व्यापार करने के लिए जाते थे व्यापारी, उनका जो रास्ता था वो बंद हो गया था, और उसके पश्चात ही समुद्री रास्तों को खोजने का तरीके जो है वो शुरू हो गए थे, और वास्को डी गामा उसी के ही तहत भारतवर्ष में पहुंचा था, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। ठीक है। 10वां ये रहा, प्रसिद्ध वेनिस यात्री बताना है वो कौन था, जो कुबलई खां के दरबार में रहा था लगभग 17 साल तक, 1275 लेकर कब तक आपने बताना है। तो वो यात्री कौन था? मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो। और ये 1275 लेख से 1292 ईस्वी, लगभग 17 वर्ष तक जो है मार्को पोलो के दरबार में रहा, एक बड़े पद के ऊपर। और जब वो वापस गया इटली में, तो उसने क्या लिखा? मार्को पोलो की
जो एक मशहूर जो किताब जिसका नाम मार्को पोलो की यात्राएं नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत वर्ल्ड फेमस हुई। क्लियर है? चलिए जी, ये नॉलेज आपको पहली का जो वीडियो भेजी थी उसका आपको हो चुका है। चलिए दूसरे भाग में आज जो विषय होने वाले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो पिछली वीडियो का बच गया था जिसका नाम था इटली में पुनर्जागरण का आरंभ। पुनर्जागरण हमने पढ़ लिया, लेकिन इटली ही क्यों था ऐसा देश जहां पर पुनर्जागरण हुआ वो पढ़ेंगे। और इटली के जो विश्वविद्यालय उस समय स्थापित हुए, जैसे कि हम भी बात करते हैं भारतवर्ष की, तो हम संस्कृति की बात करते हैं, तो प्राचीन हमारे जो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला जैसे, उनकी चर्चा करते हैं। तो ठीक है, उसमें इटली में भी कौन विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। और तीसरा है मानवतावाद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवतावाद, ये ह्यूमनिज्म क्या था और ये कब स्थापित हुआ, किस देश में हुआ, ये भी बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इटली में पुनर्जागरण का जन्म। ये मैं हटाना भूल गया, सॉरी। लेकिन इटली में पुनर्जागरण का जन्म, ये पढ़ना शुरू कर लेते हैं। यूरोप में जो है पुनर्जागरण का जो वास्तविक आरंभ जो है इटली से ही हुआ था, और इसके पश्चात ही यूरोप के अन्य देशों में भी ये फैला था। ठीक है, इटली में पुनर्जागरण का आरंभ क्यों हुआ, इसके पीछे जो कारण थे उनके बारे में जान देते हैं। एक, इटली का एक प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र होना, इतना तो हमने पढ़ ही लिया था। पुनर्जागरण के समय में क्या हुआ, लोग जो है वो खासतौर पर जेरूसलम को प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, पश्चिमी एशिया की तरफ गए, जहाँ तुर्की जैसे देश था। और वहाँ पर वो जब आपके वापस हुए तो यहीं इन जगहों के ऊपर जो इटली था उनके लिए जो है एक अच्छी जगह उनके लिए मिली रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इटली पहले से ही जो है विद्वानों को संग्रहित करने का कार्य जो है वो राजाओं के द्वारा हुआ, उनको अच्छा माहौल दिया कर, तो इस प्रकार से ये जगह जो है स्थापित की। तो इसके लिए देखिए क्या किया उसने, सबसे पहले ये बोलता है कि एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र का होना, यही वो देश था जिसके देखेंगे तीनों ही तरफ से ये मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ, तो यहाँ बंदरगाहें स्थापित हो सकती थी। यहाँ से ही दूसरे देशों को जो है बड़े आसानी के साथ जो है वो आप माल एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते। तो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार भी यही था। और क्या था, यहाँ पर जो बड़े शहर जो स्थापित हुए, जैसे कि मिलान, नेपल्स, लॉरेंस, वेनिस, जो मैंने मानचित्र में भी दिखाए थे, इन नगरों में जो व्यापारी थे वो दूसरे देशों में, खासतौर पर जो मिस्र के देश थे, मिस्र कहाँ पड़ा आपका, एशिया में, सॉरी आपका यहाँ अफ्रीका में पड़ा, ये इस तरफ को अफ्रीका आता और यहाँ जैसे आपका मिस्र पड़ा, या बांजाटाइन जैसे मैंने दिखा दिया था। तो इन जैसे जगहों पर जाने के लिए, पश्चिमी एशिया की तरफ जाने के लिए जो है ये सबसे सूटेबल जगह थी। चाहे आप अफ्रीका जाना हो, चाहे यूरोप के दूसरे देशों जाना, चाहे वो पश्चिमी एशिया की तरफ जाना हो, तो यही वो जगह थी जहाँ से इन जगहों के ऊपर जाया जा सकता था आसानी के साथ। मध्य भाग ये पड़ता है एक तरफ से। ठीक है जी, एक तो कारण ये रहा। दूसरा कारण क्या है कि धर्म युद्ध से जब ये लौट कर आया तो यही रास्ता था, मेडिटेरियन सी, समुद्री रास्ते से होकर वो गए थे और इटली ही बीच में पड़ता, तो यही जगह जो है सुटेबल थी। तभी यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण का आरंभ होने का, क्योंकि ये जो सिपाही जो लड़ने के लिए गए थे ये कुछ समय के लिए यहाँ लौटे नहीं, विश्राम किया रहे, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है चलने के लिए, कई दिन लग जाते थे समुद्री यात्रा में। तो यहाँ पर इनके लिए सुटेबल जगह थी जहाँ पर ये विश्राम कर सकते हो। या जब इन्होंने विश्राम किया तो लोगों ने इनसे पूछा भाई कहाँ गए थे, क्या हुआ, कैसा, तो उन्होंने बताया उन मुस्लिम जो नगर स्थापित किए गए थे, जो इन नगरों से भी बड़े नगर थे और जहाँ पक्का ज्ञान जो है बिल्कुल ही अलग था। यहाँ कहा जाता था, यहाँ क्या कहा जाता था कि तुम अपने इस जीवन में ऐसे काम कर जाओ कि तुम्हारा परलोक भी सुधर जाए। केवल इन्हीं ही चर्चा, इसी की ही चर्चा, एक धार्मिक चर्चा में ही जो है व्यक्ति खत्म हो जाता था। और इसके अलावा उसके जीवन के संदर्भ में यही माना जाता था कि तुमने जो पाप किए हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार तुम यहाँ जी रहे हो, तुम इसको बदल नहीं सकते हो। और बदलने की वो विचारधारा भी नहीं थी और ना ही बदलने के कभी जो है कोशिश भी की गई। जिन लोगों ने कोशिश करी उन लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया गया, क्योंकि धार्मिकता यहाँ पर बहुत, तो इसलिए जो विचार थे एक वैज्ञानिक विचार थे या उच्च कोटि में ये कहें कि स्वतंत्र विचार थे, वो कहाँ मिले उनको, पश्चिम एशिया में मिले, जहाँ पर लोगों का जो रहना सहना था उनसे भी ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो इहलोक के बजाय परलोक के बजाय इहलोक को ज़्यादा पसंद करते थे। कि तुम बाद में किसने देखा, अब का जो जीवन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही पश्चिमी एशिया के देशों में कार्य होता था। समझ आई बात? तो इसलिए जो है ये पुनर्जागरण आया। किनके कारण? दो चीज़ें बोला ना फिर से, ये वो जगह जहाँ पर जो है विद्वान स्थापित हो, किसके कारण? क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति। दूसरा बताया कि जो धर्म युद्ध से लौटते हुए सैनिक थे वो यहाँ पर लौटे और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी, जिससे लोगों में नई चेतना हुई, नया विकास हुआ। ठीक है, बौद्धिक चेतना जो है वो बढ़ी।
फिर तीसरा और दूसरा और भी बता, इटली की ही बात बता रहे ना कि मध्यम वर्ग जो था इटली का, जो मध्यम वर्ग जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, वो क्या बन गया, व्यापारी वर्ग बन गया, पैसे धनी वाला हो गया, और वो एक राजाओं की तरह जीवन, सामंतों से भी ऊपर का जीवन जीने लगा था। वो जब वो अमीर हो जाता है ना, तो अमीर होने के बाद क्या, अब उसकी सत्ता जो है, उसकी ताकत जो बढ़ जाती है, और इसके कारण ना वो सामंतों की परवाह करता था, ना ही वो पोप की परवाह करता। पोप क्या बोल रहा है या सामंत क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो अब उनसे भी ऊंचा स्थान रखने लगा था। किसके कारण, समृद्धि के कारण। और तीसरा क्या था भाई, यही क्यों हो रहा है, हम बता रहे हैं ना कि इटली में ही क्यों हुआ, तो इटली के पीछे कारण ये बताए जा रहे हैं। तीसरा और भी है यहाँ पर, ठीक है। व्यापारी किसी, ये हम व्यापार से ही संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि व्यापारिक समृद्धि आने के कारण सारा कुछ हुआ। व्यापारी जो है, किसी भी सम्राट के जो सम्मान होता था, जो व्यापारी वर्ग था, वो इतना बड़ा हो गया था कि उसके पास बड़े महल भी होते थे, महलों में रहने वाला था, पैसे की कमी नहीं थी। और वो उस पैसे से जो है साहित्य लिखवाना हो या कलाकारों को जो प्रोत्साहित करना, उसके पास पैसा, जब पैसा हो जाता ना, तो वो इन चीज़ों के ऊपर भी जो पैसा जो है लगाता है, चाहे वो कलाकारों के ऊपर जो है लगाएं पैसा, अपने दरबार में, अपनी जगह में जो है कलाकारों को भी रखेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, उससे संरक्षण प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर एक उन्होंने कैसा स्वतंत्र विचार दिए, स्वतंत्र विचारों की मान्यता जो होने लगी। अब राजाओं का प्रतिबंध नहीं था या पोप का प्रतिबंध नहीं था, जिन जगहों के ऊपर रहते थे वहाँ पर स्वतंत्र विचारों से जो साहित्य भी लिखे गए और कलाकारों ने अपने कलाकारियाँ भी प्रस्तुत की। इस प्रकार से उनकी कृतियों में भी परिवर्तन आया। तो उस समय के जो बड़े बड़े जो हम कहेंगे विद्वान जो हुए, जिसमें दांते थे, पेट्रार्क थे, बोकासियो था, एंजोलो था, लियोनार्डो था, या जिब्रटी था, या फिर मैकियावेली थे, ये सारे के सारे जो थे, ये दांते हैं और मैकियावेली हैं। तो इन लोगों की बदौलत ही जो है जो परिवर्तन आया व्यापारिक समृद्धि के कारण। याद रखना, व्यापारिक समृद्धि के ये तीनों कारण है। दूसरा कारण अब आता है, ये इसी के पार्ट थे। दूसरा आता है प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थान। आपने पढ़ लिया कि रोमन सभ्यता जो है बहुत पुरानी समय की सभ्यता रही है, जैसे भारत उसमें हड़प्पा सभ्यता। तो रोमन सभ्यता एक बड़ी विकसित सभ्यता रही है और बड़ी आधुनिक सभ्यता रही है। तो ये इतिहास इटली वालों को अभी भी याद था कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य और कहाँ से चलता था, इटली से ही इसका जो प्रादुर्भाव, राजा यहीं बैठता था, रोम में ही। तो सोचिए, यहाँ से इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित होना तो अपने आप लोगों को गर्वान्वित करता था। जैसे भारतवर्ष में भी हम कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति, वो इतने हजार वर्ष पुरानी है और नगरीय व्यवस्था थी, तो करते हैं ना हम उसके लिए प्राउड। ठीक उसी प्रकार ये भी अपनी जो प्राचीन सभ्यता थी, रोमन सभ्यता, उसको याद करते थे, उसकी गाथाएं सुनाई जाती थी, गाकर सुनाकर बच्चों को कहानियां सुनाई। तो वो जो बच्चे थे, जब इस कहानी को सुनकर बड़े होते थे, तो वो चाहते थे कि क्यों ना पुनः फिर से वो दोहराया जाए, फिर से हम इस इटली को फिर से जो है उसी ही स्थिति में पहुंचा दे। तो ये प्रयत्न होने लगे और इससे क्या हुआ, वहां पर नए विचार जो है पनपने शुरू हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से इटली को जो प्राचीन रोम की भांति जो महान बनाने वाले जो लोग थे, वो उभरे, निकले, वो नए विचारों के साथ जो है विद्यमान हो। इस प्रकार से उन्होंने नई ऊंचाई तक फिर से इटली को ले गए। इसलिए भी जो है नए विचार पनपे। ठीक है, इतिहास के कारण मेरा इतिहास, मेरा पीछे वर्तमान और जो पीछे बीत चुका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीते हुई चीज़ में अगर मैं कोई बड़ा काम किया तो वो मेरे ताउम्र मेरे दिमाग में वो छा जाता है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे भी बड़ा काम करूँ। तो इसलिए भी जो है उस बड़े काम के लिए क्या चाहिए, आप में परिवर्तनशील नए विचार चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से आई। तीसरा है ईसाई धर्म का प्रसिद्ध केंद्र। ये भी पढ़ चुका मैं, ईसाई धर्म कहाँ से, पोप जो है वेटिकन सिटी में, आज का वेटिकन सिटी को उस समय रोम रहता था। रोम मतलब जो राजधानी थी वो। तो रोम जो है ईसाई धर्म का जो है प्रसिद्ध केंद्र रहा है पहले से ही। तो पोप निकोलस हुए अपने समय में पंचम, पोप निकोलस पंचम के नाम से याद रखना है। तो इन्होंने वेटिकन जहाँ ये रहते हैं उसमें वहाँ उन्होंने पुस्तकालय खोला। तो पुस्तकालय किसका होता है, किसका प्रतीक होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। संत पीटर्स गिरजाघर बनाया गया जहां पर लोग हजारों की संख्या में जो है वो एक टाइम में प्रार्थना कर सकते, जहां सुना जा सकता था निकोलस के उसके विचारों को। तो इससे विचारों का आदान प्रदान हुआ। और इसके अलावा ये माना जाता कि पूरा जितना भी रोम था वो सारा शहर उसके समय में ही बसा था। तो एक तरह से पोप निकोलस पंचम को भी इन नए विचारों के लिए जो है वो जाना जाता, जिसने पुस्तकालय जैसी व्यवस्था स्थापित करी। आज भी बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे गांव में भी कि जहां लोगों ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है उनकी गरीबी तभी मिट सकती है जब वो अच्छा पढ़ेंगे। तभी मैं कहता हूं तुम पढ़ो तो दिल से पढ़ो,
ताकि तुम वो परिवर्तन कर पाओ जिंदगी में जिसके लिए तुम्हें कहा जाता है कि तुम गरीबी में इसलिए पले, या तुम गरीबी में इसलिए रहोगे क्योंकि तुम्हारा जो है कर्म ही पिछले ऐसे। तो ऐसा कभी भी मत सोचना, तुम उन कर्मों को बदल सकते हो अपने कार्य के द्वारा, कृत्य के द्वारा। तो खूब पढ़िए, डट के पढ़िए और अपनी गरीबी को आप ही दूर कर सकते हो और कोई भी दूर नहीं कर सकता। फिर बात कर लेते हैं चौथा नंबर, और वह है उपयुक्त राजनीतिक दशा। उपयुक्त राजनीतिक दशा मतलब जो राज जिस देश के ऊपर कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान या श्रीलंका में जो हाल हो रहा है, अगर वहाँ ये दशा है तो लोगों को क्या, वहाँ पर वो क्या सोच, वहाँ तो रोटी लेना मुश्किल हो गया है, तो वो वहाँ क्या तरक्की हो सकती है, क्या नए विचार आ सकते हैं। तो भाई उसके लिए क्या चाहिए, उपयुक्त राजनीतिक दशा चाहिए, ऐसी राजनीतिक स्थिति जहाँ पर सभी के पास रहने के लिए मकान हो, खाने के लिए भोजन हो, तो वो फिर सोचेगा भी, नए विचार भी ग्रहण करेगा। ठीक है, समझे बात। तो वो किसकी कमी नहीं थी यहाँ पर, इटली में कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी। तो पुनर्जागरण के लिए उपयुक्त समय जो है केवल कहाँ था, इटली में था। तो रोमन साम्राज्य का एक तो पतन हो गया था। पर देखिए रोमन साम्राज्य जब था ये अलग चीज है को, लेकिन उनके विचार जो थे ना वो नए विचारों से नहीं बन पाता। अब और उससे भी ज्यादा नए विचारों क्या थे। तो भाई पतन हो चुका था और इटली में जो स्वतंत्र नगर जो स्थापित हो चुके, और स्वतंत्र नगर स्थापित मतलब वहां पर अब कोई गुलामियत नहीं थी, विचारों को ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो जब इटली में ऐसे नगर स्थापित हुए तो इस कारण ही नई दृष्टि, नए विचारों पनपे और इस कारण जो है जागरण हुआ था। तो सामंती प्रथा भी खत्म हो गई थी और आपका रोमन साम्राज्य भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का वातावरण था उसी ने ही इटली में सर्वप्रथम जो है वो जागरण करवाया, पुनर्जागरण करवाया। रेनेसां होने का कारण क्यों हुआ इटली में, वो चौथा कारण ये रहा। पांचवा, शिक्षा का प्रसार सबसे इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षा जहां पहुंच जाती है वहां कोई गरीब नहीं रहता, वहां कोई अज्ञानी नहीं रहता। तो शिक्षा पहले जो धर्म के अंडर रहती थी, केवल धार्मिक गुरु ही शिक्षा देते थे, अब वो शिक्षा कहाँ चलेगी, गुरुओं के पास अब जो है अलग स्कूल जो है खोले जाने लगे, यूनिवर्सिटीज खोली जाने लगी। तो शिक्षा केंद्र स्थापित होने के कारण अब शिक्षा का जो धार्मिकीकरण था वो खत्म हुआ, बंधनों से मुक्त हुई और इसमें अलग अलग व्यवसाय जो विषय है वो पढ़ाए जाने लगे। जैसे कि व्यवसायिक विषय, खासतौर पर उसमें व्यवसाय आपका क्या है, आप जो, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा व्यवसाय जो था व्यापारी वर्ग था, तो उनके ज्ञान में वृद्धि होना, ऐसे विषय पढ़ाए जाने कि जिनसे वो कुछ कमा भी सके और उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो। तो विज्ञान को जो है उन्होंने सबसे पहले अपनाना शुरू किया था। वैज्ञानिक तर्क, अगर उनको कहा जाता है कि भाई जैसे बाइबल में लिखा गया है कि जी पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पर खड़ी है और सारे चक्कर जो है, सारे चाहे सूरज है वो भी जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो पहले तो ऐसे मानते थे लोग, क्योंकि जो है धार्मिक विचार था और धार्मिकता को बहुत मान्यता प्राप्त हुई। तो कौन बोलेगा भाई, बोल भी देगा उसका सर कत्ल कर दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए वो नहीं बोलता था। आज भी ऐसी स्थिति है, किसी विशेष धर्म में कोई कुछ खास चीजें नहीं बोली जा सकती है, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो भाई उस समय इस विचार को अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाने लगा। अब लोग समझ गए थे, अब उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। अब बाइबल में जो लिखा हुआ उसको सत्य मान बैठना, ऐसे लोगों की अब ना मानने वालों की संख्या जो ज्यादा बढ़ रही थी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे और उन्होंने सिद्ध किया, है ना। कॉपरनिकस जैसे लोगों ने सिद्ध किया, या गैलीलियो ने अपने सिद्धांत देकर जो है वो सिद्ध किया कि जो है पृथ्वी जो है वो सूरज का चक्कर लगाती है, ना कि पृथ्वी की जगह के चारों तरफ जो है सूरज चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारी चीजों को देखा जाने लगा, परखा जाने लगा। यही तो नए विचार हुए ना, इसी को नए विचार कहेंगे। और इन विचारों को फैलाने का काम और भी किया। उसमें बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जिसमें बोलोनिया, पादुआ और रोम की जो, या फ्लोरेंस की जो यूनिवर्सिटीज थी, याद रखना ये बोलोनिया की यूनिवर्सिटी से पादुआ यूनिवर्सिटी और रोमन, जिसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन यूनिवर्सिटी के खुलने के कारण भी जो है नए विचारों के द्वारा जो है लोगों का जो है, लोगों को आगे लाया गया ना, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पढ़ने आते और नए विचारों उसके शिक्षा लेते, धार्मिक विचार नहीं, नए विचारों के साथ शिक्षा ग्रहण करते। इस प्रकार से पुनर्जागरण इटली में ही सर्वप्रथम हुआ। फिर आता है छठा, तुर्कों का कस्तूरिया पर अधिकार, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। तुर्कों ने कस्तूरिया पर अधिकार कर लिया, बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कस्तूरिया पर, और यहीं से ही मार्ग होकर जाता था पश्चिम एशिया की तरफ। और वो मार्ग बंद होने के कारण अब क्या हुआ, अब मार्ग तो बंद हो गया, लेकिन एक और चीज घटना, क्योंकि तुर्कों ने जो है वहां के जितने भी विद्वान थे उनकी कभी जो है वो
उनको सम्मानजनक स्थिति में नहीं, इसलिए वो लोग, उनको मालूम था तुर्क उनका जो सम्मान है, इसलिए वो भाग गए वहाँ से। जितने भी यूनानी विद्वान थे वो भाग कर कहाँ आ गए, इटली में, क्योंकि इटली ही ऐसा देश था जहाँ विद्वानों को वेलकम, स्वागत किया जाता था। कलाकार लोग, व्यापारी भागकर कहाँ आ गए, इटली में। और ये अपने साथ धन दौलत तो लाई, साथ में ज्ञान लेकर भी आए, पांडुलिपियाँ भी लेकर आए। तो इस प्रकार से इनके ज्ञान ने वहाँ के लोगों को और भी ज्ञानी बना दिया। ठीक है, पांडुलिपियाँ। और यही वो लोग थे जिनको समाज में एक ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ, क्योंकि समाज में वो पढ़े लिखे लोग थे और इसलिए उनको ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित, और इन विश्वविद्यालय में उनको शिक्षक भी नियुक्त किया गया। और शिक्षक नियुक्त होने के कारण ही इटली में नव चेतना का, नव विचारों का जो है वो सृजन हुआ। क्लियर हुआ? तो इसके कारण जो है ये 6 कारण हमने पढ़े, जिसके कारण जो है इटली ही एक ऐसा देश था जहां पर सर्वप्रथम जो है पुनर्जागरण हुआ, जिसका मतलब माना जाता है फिर से जागना, नए विचार पर पता। क्लियर हो गया? अब आता है जो 3 यूनिवर्सिटी वहां पर कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित हुए से उनके बारे में पढ़ लेते थे। 11वीं शताब्दी में ही बेबीलोनिया विश्वविद्यालय और पादुआ विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ, हम बात कर रहे हैं इटली की बात कर रहे हैं, वहां पे स्थापित हुए। तो ये जो आपका बेबीलोनिया विश्वविद्यालय, ये विधि शास्त्र में का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, विधि शास्त्र, लॉ का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एक याद रखना, जो विधि शास्त्र के प्रोफेसर थे जिनका नाम था इरेनियस इतने मतलब ख्याति प्राप्त किए हुए जो टीचर थे कि लोग केवल इनके ही नाम से जो है वो इस विश्वविद्यालय में जो है वो पढ़ने के लिए आते दूर दूर से। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में जो है, अगर कौटिल्य का नाम अगर आपने सुना होगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, तो ये भी अपने आप में शिक्षक रहे तक्षशिला में, तो उनके नाम पे ही लोग जो पढ़ने के लिए वो उनके पास जाते थे। जो शिक्षक होता है ना, वही जो है वो आकर्षण बन जाता है उस विद्यालय को फेमस करने वाला वही। तो इसी प्रकार से इरेनियस भी जो उस विद्यालय को पढ़ाने वाला सबसे पसंदीदा जो प्रोफेसर था, और लोग जो है विश्व भर से उनके पास जो पढ़ने के लिए आते थे। तो 13वीं शताब्दी इस विद्यालय में जो है लड़कियों को भी पढ़ाए जाने की अनुमति। देखिए यहाँ हर जगह तभी पढ़ाया जाता है। विश्व का क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए कि आप समझ पाएं कि हम और ये लोग कहाँ हैं। तो लड़कियों को 13वीं शताब्दी में ही पढ़ाया जाना प्रारंभ हो गया था। 13वीं शताब्दी समझते हो, आज 21वीं शताब्दी है, तो सोच लिए 13वीं से लेकर 21वीं शताब्दी के बीच का टाइम होगा, लगभग 900 वर्षों का समय हो गया। तो सोचिए आप, तो इस समय में हमारी लड़कियां आज भी पढ़ाने के लिए नहीं भेजा जाता है। दुख की बात है, आप इंटीरियर इलाकों में जाएंगे आज भी वो स्थिति है। तो ये लोग 13वीं शताब्दी में ही अपनी लड़कियों को प्रवेश में जो शिक्षा देने में जो आरंभ कर दिया, और 14वीं शताब्दी में जाकर ये विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी बनना शुरू हो गई थी स्त्रियां। तो ये बेलोनिया विश्वविद्यालय का इतिहास। अब दूसरा आता है पादुआ यूनिवर्सिटी, ये भी इटली की, जो 11वीं शताब्दी में ही इसका भी, और ये भी विधि शास्त्र का जो है, लेकिन बाद में यहाँ पर और विषय भी पढ़ाए जाने लगे थे। ठीक है, और यहाँ से भी दूर दूर से जो है इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए, क्योंकि इस विद्यालय की अगर बात करें तो ये अनुशासन, विद्यार्थियों को कड़े अनुशासन में रखा जाना जो हो पादुआ यूनिवर्सिटी में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फिर तीसरा अन्य विश्वविद्यालय थे जिसमें फ्लोरेंस था, नेपल्स था या रोम था, या आज भी वो विश्वविद्यालय स्थापित है। आज भी ये अपने जो मानक है उनको बनाए रखे हैं, विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। कभी अगर आप खोलेंगे कभी भी नेट के ऊपर और उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप अच्छे इंटेलेक्चुअल, तो आप यहाँ पर 80% तक जो है वो पैसा अपना जो है बचा सकते हैं। और आप में अगर वो कैलिबर है तो आप यहाँ पर 0 पैसे से भी जो है अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं इतने बड़े विश्वविद्यालय में, क्योंकि ये एजुकेशन जो है उस तरह की देते हैं। विश्व भर में पहले से चला आ रहा है, इनका वर्चस्व आज भी विद्यमान है। क्लियर हो गया? तो ये अन्य विषय। अब आता है अंतिम जो विषय, और वो है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, जिसकी चर्चा आज होनी ही चाहिए। और यहाँ पर चर्चा जो है कब हो गई? 14वीं शताब्दी में। इटली में 14वीं शताब्दी में, 12वीं 13वीं शताब्दी में यहाँ पर पुनर्जागरण हो गया। लोग जाग गए, नई जागृति आ गए। जितने भी विचार थे, चाहे वो धार्मिक विचार हो चाहे अधार्मिक विचार हो, सभी को परखा जाने लगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। ऐसे नहीं कि हवा में किसी ने फेंक दिया और उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। तर्क होना चाहिए, उस तर्क संगत को ही कहा गया हमें पुनर्जागरण, जागना। अब भाई उसी से क्या हुआ? मानवतावाद का उदय भी हुआ। मानवतावाद, ये भाषा कहाँ से क्यों रहे? पश्चिमी एशिया से ही सीखा था मानवतावाद, क्योंकि वो इहलोक की जगह, देख लीजिए, परलोक की जगह, मैं फिर से पता नहीं भूल जाता हूं बार बार, कि परलोक की जगह इहलोक को प्राथमिकता दिया जाना, ये मानवतावाद कहला गया। देखिए शुरू से फिर से पढ़ लीजिए।
इसका उदय जो है 14वीं शताब्दी में हुआ, इटली में ही इसका प्रसार हुआ, और इसके पीछे जो कारण था क्यों आया वो था शिक्षा का प्रसार। इटली में शिक्षा का प्रसार हुआ, पढ़ लिया ना हमने। विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गए थे, 200 वर्ष पहले ही, मानवतावाद के आने से 200 वर्ष पहले ही विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे। यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े, सोच सकते हैं आप, क्लियर है ना। हमारे भारतवर्ष में आज भी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं दूर दराज के क्षेत्र, लेकिन ये इस छोटे से देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी उस समय थी। अब जब यूनिवर्सिटीज हैं तो भैया अच्छा पढ़ाया जाता होगा तब तो यूनिवर्सिटीज होंगी ना, तो उसका ज्ञान जो है, लोगों बच्चों का जो ज्ञान होगा वो कितना ऊंचे स्तर का रहा होगा। तो भाई इसी ऊंचे स्तर के ज्ञान ने उन्होंने ये सिखा दिया कि भाई खुशहाल रहना, आदमी के जीवन को में आर्थिक समृद्धि लाना, खुशहाल करना, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि ये सोचते हुए कि भाई पता नहीं अब मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, बलिया देना पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी शिक्षा से बेहतर है कि मैं उस आदमी का जो जीता जागता आपके सामने नजर आ रहा है, उसी को भगवान मानते हुए, उसी को ही सब कुछ मानते हुए, उसी के लिए ही कार्य करना, उसको कहा गया मानवतावाद। क्लियर हो गया। अब ये मानवतावाद का जो है, जो इन्होंने डेफिनेशन दी ये है कि मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, मानव के जीवन के महत्व को स्वीकार करना और उसके जीवन को सुखी और समृद्ध तथा उन्नत बनाना, इसे ही कहा गया मानवतावाद, जो आज भी भारतवर्ष में देखने को कहीं कहीं ही मिलता है। ठीक है, कि मानव ही इंपॉर्टेंट है, जीता जागता मानव है यार, उसको देखो आप, उसकी सबसे पहले केयर करो। आज हम केयर किसकी कर रही है मैं कहना नहीं चाहता हूँ। बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं है, पहली दूसरी के, आप 11-12 के बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे दिल का दुख क्या है, टीचर के दुख का क्या है कि जो चीज़ होनी चाहिए वो हो नहीं रही, जो होनी नहीं चाहिए वो सबसे पहले हो रही है। तो तुम ये मान के चलो मानवतावाद आज बहुत जरूरी है, ह्यूमनिज्म बहुत जरूरी है, उसके बाद और सारी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अगर मैं मानता हूँ तो वो मानवतावाद है, ह्यूमनिज्म है। काश ऐसा हो जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। मानवतावादी जो धर्म द्वारा मनुष्य पर लगाए गए जो अनुचित बंधनों को समाप्त करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो होनी चाहिए। इसलिए मानवतावादी जो है धर्मशास्त्र के अध्ययन के स्थान पर, धर्मशास्त्र के जो ये कहता है कि तुम्हें सिर्फ प्रलोक के बारे में सोचना कि तुम इसके बाद जो जाओगे नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे, तुम इसी में ना पढ़कर, उन्होंने क्या कहा, मानवतावादी अध्ययन पर बल दिया कि मानव को क्या आवश्यकता है यार, तुम मानव के बारे में बात करो, वो किसने देखा, छोड़ो उससे। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क, याद रखना, यार बड़ा नाम है फ्रांसिस्को पेट्रार्क। कुछ लोग ही होते हैं जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो अमर हो जाते हैं। तो ये अमरतता किस लिए मिली, इन्होंने ही सबसे पहले ये सिद्धांत रखता, मानवतावाद का सिद्धांत, और इसलिए उनको कहा जाता मानवता का पिता कहा जाता, याद रखना ये नाम। तो इन्होंने जितने भी अंधविश्वास थी या धर्म अधिकारियों की जीवन शैली की थी, जो भी उनका जीवन शैली थी, उनकी कड़ी आलोचना की गई थी, किसके द्वारा, पेट्रार्क के द्वारा। और उसने परलोक की अपेक्षा, जिस शब्द को मैं बोल रहा था कि परलोक की अपेक्षा यह लोक को महत्व इन्होंने दिया, और उन्होंने कहा भाई इस लोक को तुम स्वर्ग जैसा बना दो। और इसीलिए आज आप किसी भी कंट्रीज में, खासतौर यूरोपियन कंट्री में जाइए, चाहे फ्रांस जाइए, चाहे आप यूनाइटेड किंगडम जाइए, इटली जाइए, किसी भी कंट्री में चले जाइए आप, सबसे सुंदर देश बने हैं। क्यों? सबसे अमीर लोग रहते हैं। क्यों? कारण होगा ना कुछ तो कारण होगा। लेकिन आप बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन कारण इस चीज को मानिए क्योंकि इन लोगों ने यह मान लिया है कि हम स्वर्ग और नरक दोनों यहीं पर स्थापित कर सकते हैं। हमने नरक बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि यहाँ तो अब कलयुग है। यही सबसे बड़ी भ्रांति है कि जिस तरह हम ये मान लेंगे भाई कलयुग नहीं, यह सतयुग बन सकता है भाई, वो युग हम फिर से ला सकते हैं, तो डेफिनेटली हम अच्छा ही करेंगे। लेकिन हमारी मानसिकता उसी में, देखिए पश्चिम में क्या मान लिया गया कि भाई यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है, तुम यहीं पे स्वर्ग क्रिएट कर सकते हो। उन्होंने स्वर्ग क्रिएट किया और इसलिए बच्चे जब भी हमारे किसी देश में चले जाते हैं ना किसी नौकरी के लिए, वो कभी वापस ही नहीं आते हैं। 1% होंगे जो आते होंगे, लेकिन 99.9% वापस नहीं आते हैं। आपको मालूम है क्यों नहीं आते हैं? वहां पर वो अपने उस देश में रहकर जो है एक अच्छे इंसान भी बनते हैं और अच्छी बातें भी सीखते हैं। देखा कभी एक अंग्रेज को या कोई बाहर से आता हो वो यहाँ आकर जो है गंदगी कर रहा हो, या देखा किसी कागज को फेंक रहा हो, उतने ही रिस्पेक्ट के साथ हैं, अपना सामान खुद उठाते हैं, वही चीजें करते हैं जो उनके देश ने सिखाया। अपने देश के प्रति उनका प्रेम वो उतना ही अगाध है।
और हमारा प्रेम, हम समझ सकते हैं, हमारा प्रेम केवल अपने घर की चार दीवारी तक ही सीमित है, देश की किसी को नहीं पड़ी है। तो ये सिखाता है हमारा इतिहास कि मानवतावाद, जिसे 14वीं शताब्दी में ही स्थापित कर दिया गया था यूरोप में, इस वजह का कारण है कि वहाँ के लोग जो है वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो ज़रूर समझिएगा, मेरी जो भाषा है उन शब्दों का रिस्पेक्ट कीजिएगा। अंतिम 2 लाइनें जरूर कहना चाहूँगा। आज का विचार, जहाँ सूरज की किरणें पड़ती हो वहीं प्रकाश होता है। जहाँ सूरज की किरणें पड़ती हो वहीं प्रकाश होता है। जिस छत के नीचे सभी प्यार से रहते हो वहीं घर घर होता है। तुम कहो या फिर ना कहो, तुम्हारे दिल की बात हर कोई फिर भी समझ जाए, वही परिवार होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये कहना पड़े दोस्त मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तभी वो समझे कि तुम प्यार करते हो। वो तो भाषा तुम्हारी नज़रों से ही समझ जाए, वही तो परिवार है। ठीक है, ब्लड रिलेशन ही काफ़ी नहीं है। और तुम्हारा घर तभी बनता है जिस घर में लोग आते जाते हों, जहाँ पर खुशियाँ बढ़ती हो। केवल घर एक बहुमंजिल इमारत ही से ही घर नहीं बनता है, घर बनता है प्यार मोहब्बत से। तुम ऐसा घर स्थापित करो और तुम आनंदमय जीवन व्यतीत करो। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।